एल्काइल हैलाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों को जब हमें समझना है तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध है वो कैसा बंध है, उसकी प्रकृति कैसी है, क्या क्या कारक उसे प्रभावित करते हैं। बात ये उठती है कि ऐसा क्या है इस बंध में, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एल्किल हैलाइड बने कैसे थे। एल्किल हैलाइड बनते समय कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था उसे हटाकर यहाँ कौन आ गया था, हैलोजन आता है ना। अब हैलोजन आ तो गया, लेकिन ध्यान दीजिए हैलोजन कहाँ से है। जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में 17 नंबर के वर्ग में हमारे पास क्या होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन्स में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमें पता चलता है कि कार्बन के बाद हैलोजन है। जैसे ही हम बात करते हैं कि कार्बन के बाद हैलोजन है तो हमें तुरंत क्लिक करता है एक गुण जिसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में होता क्या है कि देखिए जब दो तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ये क्या करते हैं, बंध का निर्माण करते हैं। ठीक, बंध के निर्माण के बाद ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है दोनों तत्वों के मध्य में रहने चाहिए, परंतु कुछ तत्वों में ये गुण पाया जाता है, ये प्रवृत्ति होती है कि साझे के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर ज़्यादा क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसी प्रवृत्ति को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कार्बन से ज़्यादा होने के कारण जब हाइड्रोजन हट गया और उसमें हैलोजन्स आकर जुड़ गए कुछ इस प्रकार। तो अब देखिए ये जो हैलोजन है ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे हुआ क्या, देखिए जैसे ही ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींच लेते हैं तब हमारे कार्बन के ऊपर हल्का सा धन आवेश आ जाता है और हैलोजन के ऊपर हल्का सा ऋण आवेश आ जाता है, जिसे हम कहते हैं आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश, कुछ इस प्रकार। अब इससे क्या हुआ कि एक तरफ धन आवेश दिख रहा है हमें, देखिए, और एक तरफ क्या हो रहा है, ऋण आवेश। हमारा बंध अब कैसा हो गया, ये बंध ध्रुवी हो गया है। इस पे दो ध्रुव आ गए हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा बंध अब CX बंध जो है वो कैसा हो गया है, ध्रुवीय बंध हो गया है। बंध ध्रुवी होने से क्या वहाँ फ्लोरीन है या फिर क्लोरीन है या ब्रोमीन, आयोडीन जब आते हैं तो सभी बंधों की विद्युत ऋणात्मकता एक सी है क्या? क्या सभी बंध की ध्रुवता एक जैसी है? चलो इस पे थोड़ी समझ बनाएं। क्या होता है जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने देखा कि जैसे जैसे हम वर्ग में 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, आकार क्या होते जा रहा है, धीरे 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 हमारे इन तत्वों के आकार क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। देखिए फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है और आयोडीन का आकार क्या है, सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन की तरफ और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आते गए, आकार में ऐसा परिवर्तन हमें दिखा। अब सोचो कि हमारा कार्बन जैसे जैसे अलग अलग हैलोजन से जुड़ते जाएगा तो जो बंध है उसके लेंथ में क्या परिवर्तन आएगा। चलिए इसे हम डाटा के साथ देखते हैं। देखिए इस टेबल में डाटा से क्लियर होते जा रहा है कि जैसे जैसे कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ बंध बना रहा है, फिर कार्बन क्लोरीन के साथ बंध बनाता है, अब हमारा कार्बन ब्रोमीन के साथ बंध बना रहा है और कार्बन आयोडीन के साथ जब बंध बनाता है तो देखिए सारणी में यहाँ पे बंध की जो दूरी है वो क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार बढ़ने से बंध की दूरी भी क्या होते जा रही है, यहाँ बढ़ते जा रही है। तो चलो अब इसे समझें। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्लोरीन से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं साइज का, तो फ्लोरीन का साइज जो होता है वो क्लोरीन से क्या होगा, कम होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कार्बन अगर फ्लोरीन के साथ बंध बनाता है तो कार्बन फ्लोरीन बंध की दूरी देखिए कम है, और वहीं अगर कार्बन हमारे आयोडीन के साथ बंध बनाएगा तो बंध दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसे हमने टेबल में देखा है। ठीक, अब इससे क्या होता है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे ये अलग अलग हैलोजन्स के साथ बंध बनाते हैं, इनका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, बदलते जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण ये दूरी और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। मान लो हमारे पास A है और B है, इस प्रकार इनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, अंतर है। B की विद्युत ऋणात्मकता A से अधिक है, तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को B क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच लेता है, जिससे B के ऊपर ऋण आवेश आ गया है हल्का सा, इस प्रकार, और A के ऊपर हल्का सा क्या आ रहा है, धन आवेश आ रहा है। इस प्रकार आवेश आ जाने से इनमें क्या होगा, अब इनके बंध जो है ध्रुवी हो गए। अब समझने वाली बात ये है कि क्योंकि यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण दूरी और आवेश पे निर्भर करता है, दूरी बढ़ते जा रही है। जब हम बात करते हैं मेथाइल फ्लोराइड की बात करें तो यहाँ देखो दूरी क्या होगी, कम होगी। जब हम बात करें मेथाइल आयोडाइड की तो दूरी क्या होगी, अधिक होगी। तो दूरी के अधिक होने से द्विध्रुव आघूर्ण का मान मेथाइल फ्लोराइड के लिए क्या होगा, कम हो जाता है, जबकि हमारे मेथाइल आयोडाइड के लिए ये मान क्या होगा, अधिक होगा। कुछ इस प्रकार। चलिए, द्विध्रुव आघूर्ण से हमने ये समझ लिया कि किस प्रकार बंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब इसी में आगे समझिए कि हम इसे और कैसे किस आधार पर समझ सकते हैं। तो CX बंध को, कार्बन हैलोजन बंध को हम बंध वियोजन ऊर्जा के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। कैसे, चलिए देखें। यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध है वो क्या है, ध्रुवीय बंध होता है, वो स्पष्ट है। इस ध्रुवीय बंध के कारण क्या होगा कि यहाँ बंध वियोजन ऊर्जा का, यानी किसी भी दो परमाणु के मध्य जो बंध बना है उस बंध को तोड़ने के लिए हमें जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। अगर वह बंध की दूरी कम है, मतलब वहाँ बंध क्या होगा, बहुत मजबूत होगा, प्रबल होगा। प्रबल बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी होगी। तो बंध दूरी कम होने से बंध वियोजन ऊर्जा का मान क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मेथाइल फ्लोराइड को अगर हम ले तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें मेथाइल आयोडाइड की, क्योंकि इनके मध्य दूरी अधिक है तो बंध क्या होगा, फ्लोराइड की तुलना में यहाँ बंध दुर्बल होगा, बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम होगा, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाता है। अब इतना तो आप समझ गए कि कैसे जब हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह हैलोजन्स आते हैं तो हमारा बंध ध्रुवीय हो जाता है, और इस ध्रुवीय बंध के कारण एल्काइल हैलाइड जो है वो अधिक क्रियाशील हो जाते हैं अपने एल्केन से। जिन एल्केन से बने होते हैं उन्हीं से अधिक क्रियाशील ये हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान देना होगा कि अगर अलग अलग एल्किल हैलाइड है और एल्केन वही है तो क्या होगा। दूसरा, यदि हम अलग अलग एल्केन ले और हैलोजन वही रहे तो क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार इनकी क्रियाशीलता
प्रभावित होगी? चलिए देखते हैं। पहला हम ले लेते हैं कि हमने मान लो एल्किल हैलाइड में हैलोजन को बदल दिया। एल्किल ग्रुप वही रहेगा, हम सिर्फ हैलोजन को बदलते जा रहे हैं। हम पहले ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया मेथिल फ्लोराइड, फिर हम लेंगे मेथिल क्लोराइड, फिर मेथिल ब्रोमाइड और मेथिल आयोडाइड। अब इसमें क्रियाशीलता हमें समझनी है। तो देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा जो हमने अभी समझा है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ते जाता है। आकार बढ़ने से बंध की दूरी भी क्या हो गई? बढ़ गई। बंध वियोजन ऊर्जा का मान उससे क्या हो गया? कम हो गया। अब जब बंध वियोजन ऊर्जा का मान कम हो गया, आसानी से वो बंध क्या होगा? टूट जाएगा। आसानी से जब टूट जाता है तो वो अधिक क्रियाशील होगा। अर्थात क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील होगा आयोडीन, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन और सबसे कम क्रियाशील जो होंगे वो होंगे फ्लोरीन। तो ये हमने समझा था CX बंध के बेसिस पे। और देखें, यदि हैलोजन निश्चित रहे और एल्किल ग्रुप को हम बदलते जाएं तब क्या होगा? उस केस में जब हमारे पास तृतीयक एल्किल ग्रुप होगा, द्वितीयक और प्राथमिक रहेगा, इस केस में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? तृतीयक एल्केन होंगे, फिर द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक एल्केन होते हैं। इसी आधार पर हम और भी उदाहरणों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि हम प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की बात करें, इनमें हम एल्काइल ग्रुप के साइज को बढ़ाते जाएं, यानी हम ले लें मेथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड, प्रोपिल फ्लोराइड। तो एल्किल ग्रुप के अगर हम साइज को बढ़ाते जाएं तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? तो जितने कम कार्बन होंगे इनकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे क्रियाशीलता क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? इसे हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझ सकते हैं। जो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो प्रेरणिक प्रभाव के कारण जैसे जैसे कार्बन का साइज बढ़ता जाएगा, एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, इनकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होती जाएगी। बात करते हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुणों की। जैसे ये किस अवस्था में है कमरे के ताप पर, जल में इनकी विलेयता या दूसरे कार्बनिक पदार्थों में इनकी विलेयता क्या है, ज्वाला के साथ इनका रंग कैसा रहता है। इन सभी गुणों के बारे में जब हम जानेंगे तो रासायनिक अभिक्रियाओं में ये कैसे भाग लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस भौतिक अवस्था में होते हैं कमरे के ताप पर। तो देखिए कि जो निम्नतर सदस्य जैसे मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल ब्रोमाइड हुआ, एथिल क्लोराइड, ये सभी सदस्य कमरे के ताप पर गैस होते हैं। पर जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ते जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी, लगभग 18 कार्बन तक जब ये रहते हैं तब इनकी भौतिक अवस्था गैस से बदलकर द्रव में ये पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे मेथिल आयोडाइड की बात करें, मेथिल आयोडाइड और ऐसे सदस्य जिनमें कार्बन की संख्या 18 तक है, ये कमरे के ताप पर कैसे हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन की संख्या 18 से ज़्यादा है, यही कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। देखिए कुछ एक सदस्य जो उच्चतम सदस्य हैं, ये कमरे के ताप पर कैसे हैं? ठोस होते हैं। अब बात करें इनकी गंध की, तो एल्किल हैलाइड जो कमरे के ताप पर द्रव हैं, साथ ही साथ वो वोलाटाइल हैं, यानी वाष्पशील हैं। इन्हें हम बड़े गौर से जब सूंघेंगे, आपको बहुत ध्यान से सूंघना होगा। तो जब हम ध्यान से सूंघेंगे और इनकी सांद्रता थोड़ी अधिक होगी, तब हमें पता चलेगा कि इनकी गंध कैसी है? मधुर गंध है। ये हमें ध्यान देना होगा कि इनकी गंध क्या होती है? मधुर होती है। इनके सदस्य जो होते हैं
ये रंगहीन होते हैं। पर जैसे अपन बात करें ब्रोमाइड की या आयोडाइड की, इन्हें अगर हम सनलाइट में रखते हैं ये, और साथ ही अगर थोड़ा ओपन है उसकी बॉटल, तो क्या होता है, इनका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये शुद्ध होते हैं उस समय तो ये रंगहीन है, लेकिन जैसे ही इनमें सनलाइट आती है तो इनका कलर क्या हो रहा है, देखिए ये परिवर्तित हो जाता है। चलिए बात करते हैं मेथिल ब्रोमाइड की। मेथिल ब्रोमाइड को CH3Br, इसे हम एक पेस्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। पर क्या हुआ कि लंबे समय तक इनका उपयोग बहुत होने से ये ओजोन जो परत है हमारे वायुमंडल में, उस परत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो गए थे, तो इनका उपयोग अभी बैन करा दिया गया है। मेथिल आयोडाइड का एक और उपयोग था, जितने भी हमारे औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते थे, वो एक एजेंट थे। तो ये था हमारा मेथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार एथिल ब्रोमाइड जो है, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, इसमें रंग परिवर्तन होता है और ये हल्का सा पीला हो जाता है। चलिए, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि जो निम्नतर सदस्य हैं वो कमरे के ताप पर कैसे हैं, गैस हैं। जैसे जैसे सदस्यों में कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है, इनकी अवस्थाएं गैस से द्रव और उच्चतर सदस्य कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। चलिए एक टेबल से हम इसे और क्लियर कर लें। तो देखिए टेबल में मेथिल क्लोराइड जो है कमरे के ताप पर कैसा है, गैस है। वहीं हम बात करें मेथिल ब्रोमाइड की, कमरे के ताप पर ये भी गैस है। एथिल क्लोराइड ये भी कमरे के ताप पर गैस होते हैं। क्लोरोफ्लोरोमेथेन ये भी कमरे के ताप पर गैस है। वहीं हम बात कर रहे थे कि जिनमें कार्बन की संख्या 18 तक है, ये सभी सदस्य कमरे के ताप पर कैसे रहेंगे, द्रव रहते हैं। और ऐसे सदस्य जिनमें कार्बन की संख्या 18 से अधिक है, ये सभी कमरे के ताप पर कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। तो देखा, हमने ये भी समझ लिया कि कौन से हमारे एल्काइल हैलाइड कमरे के ताप पर किस भौतिक अवस्था में होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि ज्वाला के साथ इनका क्या रंग होता है। तो जब एल्किल हैलाइड की ज्वाला को हम देखते हैं तो ये अधिकतर जो है हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं विलेयता की, कि हमारे एल्किल हैलाइड किन किन विलायकों में क्या होंगे, अच्छे से विलेय हो पाते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं विलेयता की, यहाँ हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध की विलेयता से बहुत क्लोज रिलेशन होता है, इनका संबंध होता है। तो समझते हैं पहले कि हाइड्रोजन बंध क्या है। देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन जब भी किसी विद्युत ऋणी तत्व के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है तो क्या होता है, क्योंकि वो विद्युत ऋणी तत्व के साथ है, तो विद्युत ऋणी तत्व साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर ले रहा है, खींच लेता है। तो जिससे हमारे इस हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक क्या आ जाता है, देखिए आंशिक इस पे धन आवेश आता है, और ऋण विद्युतीय जो तत्व है इस पे आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो अब इस प्रकार का हमारा हाइड्रोजन जिस पे आंशिक धन आवेश है, ये ऋण विद्युतीय तत्व के साथ एक और बंध बनाता है। इस बंध को हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। इस बंध को हम डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, देखिए कुछ इस तरह। तो जब भी हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो वहाँ चर्चा होती है हाइड्रोजन बंध की। हम यहाँ बात कर रहे थे कि हमारा एल्किल हैलाइड जल में विलेय है या नहीं। चलिए चेक करते हैं कि एल्किल हैलाइड विलेय होगा या नहीं। हमने चर्चा की थी कि जो एल्किल हैलाइड में CX बंध है, कार्बन हैलोजन बंध है, ये कैसा होता है, ध्रुवीय होता है।
क्यों ध्रुवीय होता है? इस पे हमने डिस्कशन किया था कि कार्बन और हैलोजन के बीच सहसंयोजी बंध तो बनता है, पर हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे साझे के इलेक्ट्रॉन को हैलोजन क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच लेता है और हैलोजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश और हमारे कार्बन के ऊपर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अब हमें जो ध्यान देना है कि आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश। अब देखिए कि जब आंशिक धन आवेश और ऋण आवेश आ जाता है तो हमारा जो एल्काइल हैलाइड है ये जल में आंशिक रूप से विलय होता है, बहुत अधिक विलय नहीं होता। क्यों? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आपका विलायक और विलेय दोनों एक जैसे हैं, दोनों ध्रुवीय हैं, तो एक दूसरे में अच्छे से विलय होंगे। दोनों अध्रुवीय हैं तो वो आपस में विलय होंगे, क्योंकि हमारा एल्किल हैलाइड क्या है? आंशिक ध्रुवीय है, तो ये आंशिक विलय होता है। चलिए इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट में कुछ और चीज़ें समझनी होंगी। पहले हमें ये समझना है कि जब हम एल्किल हैलाइड को जल में विलय कर रहे हैं तब क्या होता है? जल में विलय करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा का उपयोग कहाँ होगा? तो इस ऊर्जा का उपयोग दो जगह होगा। पहला देखिए कि आपके जल के अणुओं के मध्य, यहाँ देखिए जल के अणुओं के मध्य भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये हाइड्रोजन बंध को तोड़ना है, जिसके लिए किसकी जरूरत है? ऊर्जा की। दूसरी जगह कहाँ यूज होगा ये? तो एल्किल हैलाइड अणुओं के मध्य भी देखिए क्या है? हाइड्रोजन बंध है। इस हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए भी हमें ऊर्जा की जरूरत है ताकि ये अलग हो जाए। तो जब हमें जल में एल्किल हैलाइड को विलय करना है तो आवश्यकता पड़ी हमें ऊर्जा की। अब ये ऊर्जा आएगी कहाँ से? इस ऊर्जा की सप्लाई होती है एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनता है, वो ऊर्जा हमें उपलब्ध कराएगा। कुछ इस प्रकार देखिए, एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। यहाँ से क्या हो गई? ऊर्जा मुक्त होती है, पर ये ऊर्जा उतनी नहीं है कि जाकर ये हमारे जल के अणु और जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उनको तोड़ सके, उन्हें अलग कर सके। एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उन्हें अलग कर सके। तो इस ऊर्जा का मान उतना नहीं है कि हम इसे दो जगह उपयोग कर सके। तो इस कारण से हमारा एल्किल हैलाइड जो है वो जल में क्या है? आंशिक विलय होते हैं। जल में विलय होने के लिए इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बात उठती है कि ये एल्किल हैलाइड किस में विलय होंगे? तो हमारे एल्किल हैलाइड जो है वो कार्बनिक विलायक, जैसे हम बात कर लें ईथर की, अल्कोहल की, एसीटोन की, बेंजीन की, ऐसे विलायकों में हमारे एल्किल हैलाइड विलय होते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ ये विलय क्यों है। इनकी विलयता का कारण भी वही है। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ भी क्या होगा? आपके एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के मध्य हाइड्रोजन बंध है, दूसरा हाइड्रोजन बंध है आपके विलायक और विलायक के मध्य। मान लो हम ले लेते हैं विलायक में अल्कोहल, तो हमने लिया ROH ROH। यहाँ पे ROH के मध्य भी क्या हो रहा है? बंध है। ठीक, हमें ये बंध तोड़ना है। बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें? जब हमारा एल्किल हैलाइड और अल्कोहल अणु आपस में आएंगे, इनका बंध बनेगा, तो यहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी। अब यहाँ देखिए, जब ये बंध बन रहा है जो कि एल्किल हैलाइड और अल्कोहल के बीच में है, इस प्रकार इनके मध्य जब बंध बन रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कर लेंगे? एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के बंध तोड़ने में
और दूसरा अल्कोहल और अल्कोहल के बंध तोड़ने में। तो ये बंध आसानी से टूट जाएंगे। जब बंध आसानी से टूट जाएंगे तो हमारे एल्किल हैलाइड और अल्कोहल के अणु मुक्त हो जाएंगे और ये आपस में एक दूसरे के पास आकर क्या बना लेंगे, बंध का निर्माण कर लेंगे, जिससे ये आसानी से हमारे एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि हमको ये समझना है कि किस कॉन्सेप्ट के लिए हमें हाइड्रोजन बंध का उपयोग करना है और हाइड्रोजन बंध क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम घनत्व की, डेंसिटी की। जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो इनका घनत्व किस प्रकार बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इनके कारण जाने। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाता है, किनका, हैलोजेंस का, तो हैलोजेंस का जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इनका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। कारण चलिए समझते हैं। हम बात करते हैं हैलोजेंस की, जो कि आवर्त सारणी में 17 वर्ग का तत्व होते हैं। इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप देखिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आपके मेथाइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन होंगे तो इनका परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, लेकिन जैसे ही क्लोरीन ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान अधिक है, तो मेथिल क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान मेथिल फ्लोराइड के आणविक द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा। वही बात अगर हम करते हैं ब्रोमाइड की, तो क्योंकि ब्रोमीन आकर जुड़ गया है, ब्रोमीन का परमाणु भार जो है क्लोरीन से क्या होगा, अधिक होता है, तो मेथिल ब्रोमाइड का आणविक द्रव्यमान जो है अधिक हो गया। अब बात होती है आयोडीन की। इसमें देखिए सबसे अधिक किसका है, आयोडीन का। तो आयोडीन जब मेथिल के ग्रुप के साथ जुड़ता है तो मेथिल आयोडाइड का जो आणविक द्रव्यमान है वो सबसे अधिक होगा। आणविक द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, घनत्व भी बढ़ता जाएगा। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ पे हम द्रव्यमान बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमारे हैलोजन का परमाणु द्रव्यमान है, तो घनत्व भी उस हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर आप एल्किल ग्रुप सेम रख रहे हैं लेकिन हैलोजेंस को चेंज करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, फ्लोराइड से आयोडाइड की बात करते हैं, तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या सभी का घनत्व एक जैसा बढ़ेगा, हम इसे कैसे समझ पाएंगे। तो हम सिंपल सी एक बात रखते हैं कि अगर आप मेथिल फ्लोराइड ले लें या कोई भी एल्किल फ्लोराइड ले लें या कोई भी एल्किल क्लोराइड, तो फ्लोराइड और क्लोराइड को जब हम जल में डालते हैं तब क्या होगा, क्योंकि इनका घनत्व जो है वो जल से क्या होता है, कम होता है, तो हमारे जितने भी एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड जो हैं वो जल से कहाँ आएंगे, ऊपर रहेंगे, और जल जो है इसमें देखिए नीचे आ जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड की, तो जब इन्हें जल में डाला जाता है तो इनका घनत्व क्या होगा, जल से अधिक होता है। कैसे समझे हम, तो देखिए जैसे इन्हें हम जल में डालते हैं तो इनका जो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो जल में नीचे रहेंगे और जल जो है इनका तल ऊपर रहता है। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनके घनत्व में किस प्रकार का चेंजेस आता है। अब आगे बात करते हैं कि यदि हम हैलोजेंस की संख्या बढ़ाते जाएं, घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। सोचिए, देखिए पहला उदाहरण ले लेते हैं हम। मान लो हमने ले लिया मेथेन, एक कार्बन है और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब हम एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे और उसकी जगह में हम क्लोरीन डालते हैं, तो पहला यौगिक हमें जो मिलेगा वो हो जाएगा CH3Cl। अब हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को हटा दें और क्लोरीन को यहाँ जोड़ देते हैं, तब क्या मिलेगा हमें, CHCl3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे,
चौथे हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और उसकी जगह में क्लोरीन को जोड़ देते हैं, तो हमें मिलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या हम बढ़ाते गए हैं, घनत्व भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमने हटाया था उसका परमाणु द्रव्यमान और हैलोजन जो हम डाल रहे हैं इसके परमाणु द्रव्यमान में बहुत अंतर है। हैलोजन का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन से अधिक ही है, तो जिससे क्या होगा, घनत्व बढ़ते जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं CH2Cl2 की, इसका घनत्व है 1.336। वहीं अगर हम बात करते हैं CHCl3 जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका घनत्व 1.489 है। बात करें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका है 1.595। तो हमने समझ लिया है कि घनत्व जो है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम ले लें, कुछ प्रश्नों की हेल्प से हम ये देख लें कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पे घनत्व से संबंधित आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। मान लो हमारे पास है CH3F मेथाइल फ्लोराइड, ये जल में घुलनशील है, जबकि आप ले मेथाइल क्लोराइड CH3Cl, ये जल में अघुलनशील है। अब इसे हम कैसे समझाएंगे? तो देखिए जैसे ही हम आवर्त सारणी में आते हैं, फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी में क्लोरीन से ऊपर है। साथ ही साथ फ्लोरीन की एक खासियत है कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण देखिए इस प्रकार इनमें क्या होता है, आसानी से हाइड्रोजन बंध बनता है। तो जब यह आसानी से हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो ये क्या होगा, जल में घुलनशील होता है। उसी प्रकार CH3Cl की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, इसलिए ये जल में कैसे है, अघुलनशील होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल लें। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें जो कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो बंध है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण कैसा है, ध्रुवीय है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl बंध कैसा है, हमारा ध्रुवीय है। पर जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं, ये अणु जो है अध्रुवीय होते हैं। क्यों? चलिए समझते हैं इसे। जब बात करते हैं हम कि कार्बन और क्लोरीन के बंध के बीच में, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। इससे क्या होगा, हमारे क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश आता है और कार्बन के ऊपर धन आवेश होता है। तो क्लोरीन और कार्बन का जो बंध है वो कैसा हो गया है, ध्रुवीय बंध है। ठीक है। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की जब बात करते हैं, जब चारों कार्बन और क्लोरीन बन जाते हैं, इनमें एक सममिति बन जाती है। सममिति के कारण इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लें। अब हम लेते हैं C6Cl6, ये अध्रुवीय यौगिक है, लेकिन C6H6Cl6 ये कैसा है, ध्रुवीय स्वभाव का है। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि C6Cl6 में जितने भी कार्बन हैं, हमारे 6 के 6 कार्बन जो हैं ये क्या करते हैं, sp2 संकरण करते हैं। sp2 संकरण में एक s कक्षक और 2 p कक्षक आकर संकरण करते हैं, और इनकी जब आकृति बनती है तो ये आकृति कैसी होती है, समतलीय होती है। आकृति समतलीय होती है। साथ ही साथ देखिए हम बात कर रहे हैं C6Cl6 की, तो इसमें आकृति हेक्सागोनल है, जिससे द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो क्या हो जाता है, 0 हो गया है। वहीं हम बात करें अगर C6H6Cl6 की, इसमें जितने भी हमारे 6 कार्बन हैं, ये सभी 6 कार्बन sp3 संकरण दर्शाते हैं। अब sp3 संकरण में आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। चतुष्फल की आकृति एक ही तल में नहीं होती, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे समतल संरचना
नहीं होती। अब इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, और जिस यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता वो कैसे होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखते हैं हेलोएल्केन के क्वथनांक। जब हेलोएल्केन बने हाइड्रोकार्बन से तो हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या होते गए, हटते गए, और यहाँ हैलोजन्स आते गए। इससे दो चीज़ें हुई। पहला जो प्रभाव पड़ा कि इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ता गया, क्योंकि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कम था, और जो भी हैलोजन आ रहे हैं, भले आप बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो इनका जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो एक प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे हेलोएल्केन का द्रव्यमान हाइड्रोकार्बन के द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। दूसरी चीज क्या हुई, क्योंकि इनके विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर है, तो हमारा कार्बन हैलोजन बंध कैसा है, ध्रुवीय होता गया, जिसके कारण हमारे जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करें और हेलोएल्केन की बात कर रहे हैं, तो हमारे हेलोएल्केन में देखिए धन ऋण इस प्रकार ये बनता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने भी अंतराण्विक आकर्षण है, जैसे हम बात कर लें द्विध्रुव और द्विध्रुव की, ये आकर्षण बढ़ गया, साथ ही साथ वंडरवॉल आकर्षण भी क्या हो गया, बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हम बात कर रहे थे क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में हम लिक्विड को किस में बदल रहे होते हैं, द्रव को हम गैसीय अवस्था में बदल रहे होते हैं। अब ये कब होगा और कैसे संभव होगा, इसके लिए देखिए क्या होता है कि हमें इतनी ऊर्जा देनी होती है कि जितने भी बंध है जिनकी हम बात कर रहे थे, जिस भी प्रकार के आकर्षण है, द्विध्रुव और द्विध्रुव, वंडरवॉल आकर्षण, इन सभी आकर्षण को हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। इन सब आकर्षण को तोड़कर हमारे जैसे हम बात करते हैं कि द्रव और गैस दोनों में क्या अंतर होता है, कि द्रव में अणु थोड़े पास होते हैं और गैस में अणु और दूर होते हैं। तो हमें वही स्थिति लानी होती है, हम ऊर्जा देंगे, ये ऊर्जा कहाँ उपयोग होगी, इन अणुओं को दूर करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग होगा। अब आप ही सोचिए, आकर्षण जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी अणुओं को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। और अणु जब दूर होंगे तभी तो वो द्रव अवस्था से कहाँ बदल पाएंगे, गैस अवस्था में बदल पाएंगे। यानी जैसे जैसे हम हेलोएल्केन के बात करते जा रहे हैं, तो ये सब आकर्षण बढ़ने से इनका क्वथनांक भी क्या हो गया है, बढ़ जा रहा है। ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी है कि और क्या फैक्टर हैं जो क्वथनांक को बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं एक वर्ग में, तो परमाणुक द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा से कि परमाणुक द्रव्यमान और क्वथनांक ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे परमाणुक द्रव्यमान बढ़ते जाएगा, क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ते जाता है। तो मान लो हम ले रहे हैं एक निश्चित एल्किल ग्रुप, उसमें हैलोजन को हम बदलते जा रहे हैं। मान लो हम ले रहे हैं RF एल्किल फ्लोराइड, फिर हम ले रहे हैं एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जब हम जा रहे हैं, क्योंकि इनका परमाणुक द्रव्यमान बढ़ता है तो उस अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और जैसे ही आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ते जाता है। तो ये भी हमें स्पष्ट रखना है कि द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ते जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कि श्रृंखला बढ़ने से भी क्वथनांक बढ़ता है। यानी हमारे कार्बन की श्रृंखला जब बढ़ते जाएगी तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार। अब ये क्यों होगा,
तो जैसे जैसे हमारी श्रृंखला बढ़ रही है, पहले 1 कार्बन था फिर 2 कार्बन, तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, अधिक हो रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से जो वंडरवॉल आकर्षण है वो भी क्या होगा, अधिक होता है, जिसके कारण श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा, तो जब हम बात करते हैं समावयवी के, जिनमें अणुसूत्र समान होता है और हम उनसे अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो उस केस में भी क्वथनांक में परिवर्तन आता है। चलिए समझें कैसे। देखिए, मान लो हम ले रहे हैं एक सिंपल समावयवी, और जैसे जैसे इसमें श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, हम बात करने अगर नॉर्मल पेंटेन की, तो नॉर्मल पेंटेन में देखिए कार्बन की संख्या सामान्य है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया जो पृष्ठ क्षेत्र है वो अधिक है। और यदि हम नियोपेंटेन की बात करते हैं, नियोपेंटेन में देखिए क्या हो रहा है, श्रृंखला बढ़ने से, जो साइड चेन है बढ़ने से, इसका पृष्ठ सतह क्या हो जा रही है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो आकर्षण है वो सभी आकर्षण कम होंगे, वंडरवॉल आकर्षण घट जा रहा है। तो यहाँ पे श्रृंखला बढ़ने से क्या होगा, क्वथनांक घटता है। साइड चेन बढ़ते जाएगी तो क्वथनांक क्या होगा, घटते जाएगा।